नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग का क्लास 6 है तथा आज हम लोग जीवों में पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग क्लास 1 से 5 तक बताया था, जिसमें क्लास 1 से 3 जो है वो हमारा जीवों का वर्गीकरण पर है। उसके बाद क्लास 4 और 5 में कोशिका का वर्णन है। आज से क्लास 6 स्टार्ट है, जिसमें जीवों के पोषण अर्थात न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज जो है हमारे खान सर की पॉकेट जीके से बनाए गए नोट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इसमें हम लोग खान सर पॉकेट जीके जो कि थर्ड रिवीजन है, थर्ड रिवाइज वर्सन है, उससे हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जीवों में पोषण, सबसे पहले बात आती है कि पोषण क्या चीज़ है। तो जीवों को वृद्धि, विकास एवं अनुरक्षण के लिए अर्थात उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी पोषक पदार्थ आवश्यक होता है उसको अपने आप में अधिग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण किसे कहते हैं कि किसी भी जीवों के वृद्धि के लिए या उसके विकास के लिए या उस जीवों का मेंटेनेंस के लिए जो हमें आवश्यक पदार्थ होती है उस आवश्यक पदार्थ को पोषण कहते हैं। दूसरा आता है भोजन। भोजन क्या है? तो जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं उसे भोजन कहा जाता है। अब देखिए, पोषण के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। किसके आधार पर? तो पोषण के आधार पर किसी भी जीवों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। पहला है पूर्णभोजी भोजन, पूर्णभोजी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। अगर पूर्णभोजी पोषण की बात करें तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, पूर्णभोजी पोषण कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग पूर्णभोजी पोषण की बात करें तो इसके और भी टाइप है। पूर्णभोजी पोषण में आता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव। जैसे आप लोग जानते हैं कि शाकाहारी उसे कहते हैं जो भोजन के लिए केवल हरे पौधे पर डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है? तो शाकाहारी जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए हरे पौधे पर डिपेंड होता है। वहीं अगर मांसाहारी की बात करें तो वैसे जीव जो शाकाहारी जीवों या अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही क्यों न निर्भर हो, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जीव। अर्थात वैसे जीव जो शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव। तीसरा होता है सर्वाहारी, वैसे जीव जो शाक सब्जी, ठीक है, और मांस दोनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, शाक सब्जी के लिए वो पौधों पर भी निर्भर होते हैं और मांस के लिए वो जानवर पर भी निर्भर होते हैं, वैसे जीव सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। अगर शाकाहारी जीव के उदाहरण दें तो वो हो गया हमारा जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये सभी क्या है? शाकाहारी जीव है जो कि सिर्फ और सिर्फ शाक सब्जी पर ही निर्भर करते हैं। दूसरा है मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव में आ जाता है जैसे बाघ, शेर, चीता, सांप, मेढक, छिपकली, ये सब क्या है? मांसाहारी जीव में आते हैं। तीसरा है सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव जैसे हम लोग हो गए, मानव लोग, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या हो गया? सर्वाहारी जीव के गिनती में आता है। तो हम लोगों ने पोषण के आधार पर 3 प्रकार का पोषण को बांटा, पूर्णभोजी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा मृतोपजीवी पोषण। चलिए अब आगे देखिए भोजन के अवयव, कि भोजन के क्या क्या अवयव है, अर्थात हम लोग जो भोजन करते हैं वो कितने पार्ट में टूटता है तथा उससे हमें किस किस रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भोजन के जो अवयव कहलाते हैं वो भोजन के अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और जल। अर्थात भोजन के मुख्य रूप से 6 अवयव हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, मुख्य रूप से ये भोजन के 6 अवयव है। एक टर्म आता है मैक्रो एलिमेंट या मेजर एलिमेंट और दूसरा आता है माइनर या ट्रेस या माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो या मेजर एलिमेंट वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसकी भोजन में मात्रा अधिक होती है
और माइनर एलिमेंट वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसकी मात्रा भोजन में कम होती है। अगर अधिक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सभी की मात्रा जो है हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और अगर कम की बात करें तो विटामिन, खनिज लवण, जल, इनकी मात्रा जो है हमारे शरीर में कम से कम ज़रूरत होती है। अगर आवश्यकता के आधार पर कहें तो ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। आवश्यकता के आधार पर हम लोग पोषण को 3 रूप में, मतलब जो अवयव है उसको 3 रूप में बांटते हैं। पहला तो जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, दूसरा जो हमारे शरीर का निर्माण करे, और तीसरा जो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करे। तो ऊर्जा प्रदान करने वाला जो तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। उसके बाद शरीर का जो निर्माण करने वाला है वो है प्रोटीन, और उपापचयी क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो विटामिन, खनिज लवण और जल है। अब एक टर्म आता है संतुलित भोजन। हम लोग भोजन तो करते हैं लेकिन वो संतुलित है या असंतुलित है, इसका निर्धारण जो है यही 3 अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मिलके करते हैं। अगर हमारे भोजन में 60% कार्बोहाइड्रेट है, 20% वसा है और 20% प्रोटीन है तो हमारा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन के लिए 60% कार्बन, 20% वसा और 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब भोजन की जो ऊर्जा होती है उसे कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, भोजन की ऊर्जा को कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। अब और इसको जो मापते हैं उसको, उस उपकरण को क्या कहते हैं तो कैलोरी मीटर। अर्थात भोजन की ऊर्जा को किससे मापी जाती है, कैलोरी मीटर से मापी जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि पोषण किसे कहते हैं, तो जो भी जीवों को वृद्धि, विकास और उसके मेंटेनेंस के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ होता है उसका अधिग्रहण ही पोषण कहलाता है। दूसरा है भोजन क्या है, तो जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं उसे भोजन कहते हैं। अब पोषण के आधार पर ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णभोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। पूर्णभोजी पोषण में 3 प्रकार, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो साग सब्जी पर डिपेंड रहते हैं वो शाकाहारी, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो मांसाहारी, और जो भोजन के लिए साग सब्जी अर्थात साग सब्जी और शाकाहारी जीवों दोनों पर डिपेंड रहते हैं वो सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। अब भोजन का अवयव, तो भोजन के मुख्य रूप से 6 अवयव है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण और छठा जल। ये 6 मुख्य रूप से भोजन के अवयव है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मेजर एलिमेंट कहलाता है, और विटामिन, खनिज लवण और जल जो है वो माइनर एलिमेंट कहलाता है। अर्थात इनकी ज़रूरत हमें कम होती है। इसके बाद है आवश्यकता के आधार पर हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला तो जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, जो शरीर का निर्माण करने वाला हो और जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करे। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। शरीर का निर्माण करने के लिए प्रोटीन, और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए विटामिन, खनिज लवण तथा जल होती है। एक टर्म आता है संतुलित भोजन, कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो जिस भोजन में 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% वसा और 20% प्रोटीन होता है वो संतुलित भोजन कहलाता है। और भोजन की ऊर्जा की माप किस में की जाती है, तो कैलोरी या किलो कैलोरी में की जाती है। और किस उपकरण के द्वारा की जाती है, तो कैलोरी मीटर के द्वारा की जाती है। अब हम लोग भोजन के जो मुख्य अवयव हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 का होता है।
अगर इसका हम लोग अपवाद की बात करें अर्थात एक्सेप्शन की बात करें तो एक होता है डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज होता है, ये अपवाद है। इसमें जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपवाद है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है कार्बोहाइड्रेट में? 2:1 का होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? CH2O, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसे कीटोन कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या है कार्बोहाइड्रेट की? सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट सेकेराइड होती है। पर डे, प्रतिदिन जो है एक मनुष्य को कम से कम 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। एक दिन में प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है? तो जितने भी अनाज हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। साथ ही साथ मीठे फल, केला, आलू, शकरकंद, इन सभी में भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। अगर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अनाज में बात करें तो वो होती है चावल में। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का स्वाद मीठा होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड में आते हैं। दूसरा होता है डाइसैकेराइड। इनका भी स्वाद मीठा होता है, ये भी जल में घुलनशील होते हैं, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ये मीठा नहीं होता है, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उदाहरण में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब पॉलीसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसमें मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का स्वाद मीठा होता है, जबकि पॉलीसैकेराइड का स्वाद मीठा नहीं होता है। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों जल में घुलनशील होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड है। इसके साथ ही स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये पॉलीसैकेराइड की गिनती में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ये क्या है? मोनोसैकेराइड है और ये सबसे सरल शर्करा है। सबसे सरल अगर शर्करा की बात की जाए तो वो कौन सी है? तो ग्लूकोज है। इसे अंगूर की शर्करा या ब्लड शुगर भी कहते हैं। और साथ ही साथ कोशिका का ईंधन, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला है फ्रक्टोज। जैसे फलों की शर्करा, फल में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। मानव के वीर्य में भी फ्रक्टोज ही पाया जाता है। तो फ्रक्टोज क्या हो गया कि फल की शर्करा, फल में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। शहद और मानव के वीर्य में फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर या रसोई घर की शर्करा भी कहते हैं। इसे व्यापारिक शर्करा या टेबल शर्करा भी कहा जाता है। तो ब्रेन शुगर, रसोई घर की शर्करा, व्यापारिक शर्करा, टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? तो गैलेक्टोज को कहा जाता है। माल्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण है। अभी बताया ना कि ये गैलेक्टोज, माल्टोज ये सब क्या है। देखिए, गैलेक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड है, माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड है। ठीक है, ये माल्टोज जो है ये हमारा क्या हो गया? ये डाइसैकेराइड हो गया। ये किस में पाया जाता है? तो अंकुरित अनाज में जो मीठापन होता है, जो हम लोग अंकुरित अनाज खाते हैं, इसमें जो मीठापन होता है ये माल्टोज के कारण ही होता है। तो अंकुरित अनाज की शर्करा यह बीज में भी होता है। ठीक है, अगला है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो यह जल में घुलनशील नहीं है। ठीक, इसका स्वाद मीठा नहीं होता है।
तो लैक्टोज क्या है? तो दूध की शर्करा, दूध में जो पाया जाता है शर्करा वो क्या है? लैक्टोज है। दूध का जो मीठापन जो लगता है वो लैक्टोज के कारण होता है, लेकिन ये मीठापन इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये उतना ज़्यादा मीठा नहीं लगता है जितना कि फल वगैरह लगता है। ठीक है। अब एक टर्म आता है किण्वन। किण्वन क्या है? तो वायु की अनुपस्थिति में, किण्वन वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा को एथिल अल्कोहल या अम्ल में बदलने की क्रिया है। वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा शर्करा को एथिल अल्कोहल या अम्ल में बदलने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी, और इस किण्वन के लिए जो उपयुक्त जो टेम्परेचर है, उपयुक्त ताप है, वो है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। तो किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की। और किण्वन क्या है? तो वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा को एथिल अल्कोहल या अम्ल में बदलने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की, और किण्वन के लिए जो आइडियल जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये हमारा शर्करा हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये क्या है? ये शर्करा हो गया। इसमें जाइमेज एंजाइम अर्थात सूक्ष्मजीव डालें, जाइमेज एंजाइम किण्वन की प्रक्रिया किए और एथिल अल्कोहल या अम्ल हम लोग प्राप्त कर लिए, तो इसे क्या कहते हैं? किण्वन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप कौन कौन सा? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड का स्वाद मीठा होता है, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। वहीं पॉलीसेक्राइड मीठा नहीं होता है और ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसका ग्लूकोज को सबसे सरल शर्करा कहा जाता है। अंगूर की शर्करा, ब्लड शुगर और कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। वहीं अगर फलों की शर्करा की बात करें अर्थात फल में जो मीठापन होता है उसमें कौन सी शर्करा होती है? तो वो होती है फ्रक्टोज। तो फलों की शर्करा, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। मानव के वीर्य में फ्रक्टोज पाई जाती है। अगला है ग्लैक्टोज, ब्रेन शुगर, रसोई घर की शर्करा, व्यापारिक शर्करा, टेबल शर्करा, ये किसे कहा जाता है? ग्लैक्टोज को कहा जाता है। अगला है माल्टोज, अंकुरित अनाज की शर्करा किसे कहते हैं? माल्टोज को कहते हैं। बीज में कौन सी शर्करा होती है? तो माल्टोज होती है। लैक्टोज, दूध की शर्करा लैक्टोज को कहते हैं, और दूध में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है। एक टर्म था किण्वन। किण्वन क्या है? कि वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा को एथिल अल्कोहल या अम्ल में बदलने की क्रिया को किण्वन कहते हैं, और इसके लिए जो टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर है, वो है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। और किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। अब देखिए स्टार्च, स्टार्च या मंड। स्टार्च क्या होता है? कि पौधों में जो संचित भोजन होता है, पौधों में जो संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। पौधों में या पादपों में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। आलू में, शकरकंद में कैप्सूल के जो ऊपर जो आवरण रहता है वो भी क्या है? वो स्टार्च है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्सूल के ऊपर का जो आवरण है वो किसका बना होता है? तो वो स्टार्च का बना होता है। पौधों में जो भोजन किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। आलू में, शकरकंद में क्या पाया जाता है? तो स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च की अधिकता के कारण ही आलू जो है काला या नीला पड़ जाता है। अगर आलू को हम लोग काट के छोड़ दें तो स्टार्च की उसमें अधिकता होने के कारण ही उसका रंग जो है कुछ समय के बाद काला या नीला हो जाता है। आयोडीन के साथ स्टार्च काला या नीला रंग देती है। इसे आयोडीन परीक्षण या आयोडीन टेस्ट कहते हैं। आयोडीन टेस्ट किसे कहते हैं? कि किसी भी चीज़ में स्टार्च की उपस्थिति है या नहीं, तो वो आयोडीन की मदद से करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि आयोडीन के साथ जो है स्टार्च काला या नीला रंग देता है, तो इससे पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च की मात्रा अवेलेबल है। हम लोग जो बासमती चावल खाते हैं वो बासमती चावल को देखते होंगे, दाना नॉर्मल थोड़ी लंबाई का होता है, लेकिन वो जब पकने लगता है तो पकने के बाद जो है वो उसका दाना लंबा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एमाइलेज की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? एमाइलेज की मात्रा ज़्यादा होती है।
बासमती चावल में एमाइलेज की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे गर्म करने पर उसके दाने क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो बासमती चावल के दाने गर्म करने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें एमाइलेज की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो हम लोगों ने वसा को देखा। वसा क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जल में घुलनशील होते हैं, इनका स्वाद मीठा होता है, जबकि पॉलीसेक्राइड का स्वाद मीठा नहीं होता, ये जल में अघुलनशील होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज इन सभी के बारे में देखा। किण्वन के प्रोसेस को समझा कि किण्वन वैसी क्रिया है जिसमें शर्करा को एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराने के बाद हमें एथिल अल्कोहल या अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है। एक टर्म आता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज, ठीक है, ये सेलुलोज जो होता है ये मानव के शरीर में पाचन नहीं कर पाता है। मानव जो है इसका पाचन नहीं कर सकता है। सिर्फ शाकाहारी जीव जो होता है उसमें भी अपेंडिक्स जो रहता है उसके कारण से वो लोग सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। ठीक है। चलिए, अब है वसा। वसा जो है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तथा इसका अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। इसका 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो पाई जाती है वो वसा से ही पाई जाती है। अब पर डे चूँकि इसमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है तो इसका सेवन कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा क्या करना होगा? कम करना होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट में 400 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए था, तो ये पुरुषों में 75 ग्राम और महिला में 70 ग्राम ही चाहिए। ठीक है। तो सर्वाधिक ऊर्जा वसा में पाई जाती है। जब हम लोग उपवास में रहते हैं तो उस समय जो हम लोगों को जो एनर्जी मिलता है वो एनर्जी इसी वसा के कारण ही मिलता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम इन सभी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि में घुलनशील होते हैं। इनका संचय अर्थात ये स्टोरेज इनका कहाँ होता है? ये हमारे बॉडी के त्वचा के नीचे एडिपोज उत्तक में इनका संचयन होता है। ठीक है। तो वसा क्या है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। इसका 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा इसका सेवन 75 ग्राम प्रत्येक पुरुष को पर डे करना चाहिए और महिला को 70 ग्राम पर डे करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है किसमें? वसा में। और उपवास के दौरान जो हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो हमें वसा से ही प्राप्त होती है। वसा जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं तथा इनका स्टोरेज जो है त्वचा के नीचे एडिपोज उत्तक में होता है। अब देखिए, वसा जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा का मतलब हो गया जो कि संतुष्ट है, असंतृप्त का मतलब हो गया जो कि अभी संतुष्ट नहीं है। संतृप्त वसा में दोनों कार्बन के बीच जो है एकल बंधन होता है, वहीं असंतृप्त वसा में दोनों कार्बन के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन होता है। कमरे के ताप पर संतृप्त वसा ठोस होते हैं, जबकि कमरे के ताप पर असंतृप्त वसा
तरल होते हैं। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि असंतृप्त वसा लाभदायक होते हैं। संतृप्त वसा को पचाना कठिन होता है क्योंकि यह और भी क्रिया करने के लायक नहीं रहता है। वहीं असंतृप्त वसा का पचाना सरल होता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर संतृप्त वसा की बात करें तो घी, मक्खन, नारियल तेल, पाम ऑयल, ये सब क्या है? संतृप्त वसा है। वहीं अगर असंतृप्त वसा की बात करें तो वनस्पति तेल, मछली का तेल, अलसी का तेल, ये सभी असंतृप्त वसा है। संतृप्त वसा हमारे शरीर में स्टोरेज हो जाता है, जबकि असंतृप्त वसा हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होता है। तो संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के दो टाइप हुए, जिसमें संतृप्त वसा में एकल बंधन उनके कार्बन यौगिकों के बीच और असंतृप्त वसा में द्विबंधन या त्रिबंधन होते हैं। कमरे के ताप पर संतृप्त वसा ठोस रूप में होते हैं और असंतृप्त वसा तरल रूप में होते हैं। संतृप्त वसा हमारे लिए हानिकारक होती है, असंतृप्त वसा हमारे लिए लाभदायक होती है। संतृप्त वसा का पाचन कठिन है, जबकि असंतृप्त वसा का पाचन सरल है। संतृप्त वसा में आ गया घी, मक्खन, नारियल तेल, पाम ऑयल, ये सभी संतृप्त वसा में आ गए, जबकि असंतृप्त वसा में वनस्पति तेल, मछली का तेल, अलसी का तेल, ये सभी आते हैं। शरीर में जो है स्टोरेज जो होता है वो हमारा संतृप्त वसा होता है, और संतृप्त वसा हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। अब एक टर्म आता है हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्या है कि असंतृप्त वसा, जो भी असंतृप्त वसा है, अभी मैंने बताया कि असंतृप्त वसा जो भी है उसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और उसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके यह संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात असंतृप्त वसा हाइड्रोजन के साथ किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए कौन सा वसीय अम्ल आवश्यक होता है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल जो है ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। और ये ओमेगा 3 किससे प्राप्त होता है? तो मछली के तेल से ओमेगा 3 प्राप्त होता है। भैंस के दूध में कितना वसा पाया जाता है? तो भैंस के दूध में 7.2% वसा रहता है, वहीं गाय के दूध में 4% ही वसा रहता है। एक टर्म आता है रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कहीं भी समोसा वगैरह या मोमोज वगैरह खाने जाते हैं तो वहाँ एक कढ़ाई में तेल रहता है, ठीक है, लेकिन ये तेल आप लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा दिन से खुला हुआ है और बहुत ज़्यादा दिन से उसमें एक ही तेल में तलाते जा रहा है। जो भी मतलब कि मटेरियल को तल रहे हैं वो एक ही तेल में तलते जा रहे हैं। तो ये खुला हुआ तेल जो है ये वायु के संपर्क में आके ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। अर्थात खाद्य तेलों का जो ऑक्सीकरण हो जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर जीवों में पोषण। ये अभी इसका पार्ट 1 हुआ, अभी इसका पार्ट 2 बाकी है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि पोषण के बारे में पढ़ा कि पोषण क्या क्या है, पोषण के कितने प्रकार हैं। उसके बाद भोजन के हमारे कितने अवयव हैं? तो टोटल 6 अवयव है। इसमें अभी हम लोगों ने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में देखा। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का होता है। उसके बाद हम लोगों ने वसा के बारे में देखा, कौन सा वसा हमारे लिए लाभदायक है, कौन सा वसा हमारे लिए हानिकारक है, इसको हम लोगों ने देखा। तो आप लोग तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी इसका नोट्स बनाएं और नोट्स बना के इसे एक अच्छे तरीके से आप इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप लोग बने रहिए। अभी हमारा बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियो हो उसकी अपडेट आपको हमेशा
मिलती रहे। तो ये थी हमारे खान सर के द्वारा लिखी गई पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान की बायोलॉजी सीरीज का क्लास 6। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।